दोस्तों यूपी विधान परिषद का ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट पेपर हल किए हैं और वही क्रम यहाँ भी जारी है। लगातार अभ्यास करते रहिए, जुटे रहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना यही उद्देश्य है। ये बाइलिंगुअल सीरीज है, दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न दिखते हैं और ये पोस्टर आप रोज देखते हैं, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फ्री वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ फायदा है। इसके बाद ये हरा भरा लोगो है और ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, चाहे तो इस पर विजिट कर सकते हैं। ये लिंक है वेबसाइट का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हिस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ है, जैसा कि पिछले 6 मॉक टेस्ट पेपर में होता रहा है। यहाँ कहा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहले कहा गया कि अश्वक, जो कि असल में है अश्मक, यह अकेला ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। कहा गया है कि विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में था, तो मतलब कहाँ है, साउथ इंडिया में ही है। और दक्षिणापथ में इसकी लोकेशन थी। उत्तरापथ और दक्षिणापथ ये पहले के राजमार्ग हुआ करते थे प्राचीन भारत में, और बाद में जब मध्यकाल आता है तो शेरशाह सूरी के समय में ये जो उत्तरापथ था, उत्तर भारत वाला, इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता है और इसी का नाम रख दिया जाता है सड़क ए आजम या शेरशाह सूरी मार्ग। बाद में अंग्रेजों के समय में ये ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है और आज के समय में भी हम उसी नाम से जानते हैं, मतलब जीटी रोड कहते हैं। अब तो ये नेशनल हाईवे बन चुका है। तो इस प्रकार से ये पहले भी राजमार्ग ही था, नेशनल हाईवे ही था, बस इसका नाम भिन्न था। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि मल्ल राज्य के पावापुरी में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या, इनकी मृत्यु हुई थी। आप जानते हैं कि चुंद नाम का एक लोहार था, वो सूकर माधव नाम का एक विषैला खाद्य पदार्थ, उसको जानकारी नहीं रहती है कि वो विषाक्त है, वो प्रेमवश भेंट करता है और बुद्ध उसको खा लेते हैं जानते बूझते कि ये नुकसानदेह है। उसके बाद उन्हें अतिसार हो जाता है और पेचिश की शिकायत हो जाती है और वो वहीं पर वृद्धावस्था रहती ही है, 80 साल की उम्र, और इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या वो स्थान पावा था, ये आपको बताना है। तो 2 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, इसमें सिर्फ पहला वाला सही है। जो अश्मक के बारे में जानकारी दी है, यहाँ वर्तनी की थोड़ी सी समस्या है, अश्मक होगा। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, सिर्फ पहला करेक्ट है, ये वाला गलत है। कैसे गलत है ये आप भी जानते हैं। बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। कुशीनारा या कुशीनगर उसी को कहा जाता है। ये मल्ल राज्य का ही हिस्सा था और चुंद के द्वारा अर्पित जो सूकर माधव था उसी को खाने से इनकी मृत्यु होती है, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में। यहाँ तक हमने देखा। और अश्मक जो 16 महाजनपद है उनमें से एकमात्र अकेला महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर, पैठन या पोटली। एक ही जगह के नाम है, 3 अलग अलग तरीके से। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दोनों जो जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, इनसे 16 महाजनपदों के इतिहास का पता लगता है, मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। ये सब इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मत करिए, इधर उधर की बात ना करिए, सिर्फ प्रश्न उत्तर बताइए। तो एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है, उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। इसके बाद जो सेकेंड वाला है उसमें देख लीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर कहा गया कि कंधार अभिलेख जो है ये पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख प्रस्तुत करता है और साथ ही साथ दिया है कि ये जो पुष्यगुप्त था ये चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, जो कि सौराष्ट्र प्रांत जो गुजरात का था वहाँ पे नियुक्त था, ऐसे दिया है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि जो एनजी मजूमदार थे, प्रसिद्ध ये पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार थे, तो इन्होंने 1954 में जो हड़प्पा स्थल है चनहुदड़ो, उसका उत्खनन किया था। अब बताइए कि 2 स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं इसमें से सही कौन सा है। देखिए, इसमें से कोई सही नहीं है, दोनों के दोनों जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अब सही बात क्या है, तो देखिए जो गिरनार शिलालेख था, यहाँ पे कंधार दिया है, गिरनार अभिलेख या शिलालेख जो था उसमें पुष्यगुप्त के द्वारा जो सुदर्शन झील है उसके निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। सुदर्शन झील उस समय सिंचाई व्यवस्था और वहाँ पानी की आपूर्ति के लिए बनवाई गई थी और ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उठाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक कदम था, क्योंकि जो तालाब और झीलें होती हैं ये परमार्थ का काम होती है। इससे बहुत सारे पशु पक्षियों को पानी उपलब्ध होता है और जो गरीब जनता है जो कि खुद कुआं नहीं खोद सकती या पानी को खुद से उपलब्ध नहीं करा सकती, उसको बहुत सहारा मिलता है। तो आज के समय में तो कुएं, बावड़ी और तालाब खुदवाने का चलन ही खत्म हो गया है, लोग समरसेबुल लगवा ले रहे हैं। तो आज का मनुष्य स्वार्थी है, लेकिन पहले के समय में राजा महाराजा चूंकि उनके पास बहुत कुछ होता था तो वे इस तरह के पुण्य के काम करते थे। अब देखिए, तो इसका जो कंधार अभिलेख है उसकी जगह गिरनार हो जाएगा और जो एनजी मजूमदार की डेट दी हुई है 1954 नहीं होगी बल्कि 1931 होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर साउथ इंडियन जो डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो कहा गया कि जो चोल एम्पायर है उससे संबंधित जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको आपको देखना है और बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। चोल साम्राज्य में जो अनिवार्य श्रम होता था, यानी जो कंपलसरी लेबर होता था, दोनों तरफ अंग्रेजी हिंदी में आपको दिख रहा है, कंपलसरी लेबर होता था, उसको पेरुदन कहा जाता था, ऐसा दिया हुआ है।
इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि जो लोअर ऑफिशियल्स होते थे उनको सिरुतरम कहा जाता था, उनके लिए जो वर्ड यूज होता था वो सिरुतरम था। अब बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो सिर्फ दूसरा सही है, ये जो लोअर मतलब कनिष्ठ अधिकारी होते थे, छोटे लेवल के अधिकारी होते थे, उनके लिए सिरुतरम वर्ड यूज किया जाता था, तो इसका बी वाला करेक्ट होगा। पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि पेरुदन ये जो शब्द है ये शीर्ष अधिकारियों के लिए इस्तेमाल होता था, जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स होते थे उनके लिए यूज किया जाता था। जो अनिवार्य श्रम होता था उसको नेताल कहा जाता था। कंपल्सरी लेबर के लिए जो वर्ड यूज होता था वो क्या था, नेटाल या नेताल था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें कहा गया है कि अरिराजा मदन शंकरा, ये जो उपाधि है ये किस राजा की है, यहां दिया हुआ है बल्लाल सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन या यशकर्ण सेन। तो इसमें से लक्ष्मण सेन होगा। लक्ष्मण सेन ने इस उपाधि को धारण किया था। बड़ी बड़ी उपाधियां पहले धारण करने का रिवाज था, तो ये भी वही काम करते हैं। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ श्रीरंगपट्टनम की संधि की तारीख दी हुई। इसके बाद राजपुर घाट की संधि, दो अलग अलग जो यहाँ ट्रीटीज है उनके डेट को दिया हुआ है। आपको बताना यह है कि इसमें से सही कौन सा है। तो श्रीरंगपट्टनम वाला तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये गलत है। ये जो ट्रीटी थी ये 1782 में कहाँ से होगी, तो यहाँ देख लीजिए इसमें से कोई नहीं। इसका जो डी वाला है वो करेक्ट है। जो एग्जैक्ट इसकी डेट है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 1793 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला हो जाएगा 1806। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो यही होगी। इसके बाद आगे देखिए 6वें नंबर के प्रश्न को। इसमें कहा गया है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये जो संस्था है इसके संस्थापक का नाम यानी जो फाउंडर थे उसका नाम बताना है, और बताना ये है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, दोनों चीजें। तो नीचे लिखा हुआ है आत्माराम पांडुरंग 1870। इसके बाद केशव चंद्र सेन 1870। मतलब दो ही व्यक्तियों के नाम है, या तो आत्माराम पांडुरंग होगा और नहीं तो केशव चंद्र सेन होगा। बाकी तारीखें अलग अलग हैं, तो देख कर बताइए। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसके जो संस्थापक थे वो केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। और इसकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो 1875 नहीं थी, बल्कि ये थी 1870। तो इसका जो सही आंसर है वो बी वाला होगा। इसमें जो राइट आंसर है वो बी होगा, केशव चंद्र सेन और 1870। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया कि अहमदिया आंदोलन, इसकी शुरुआत कादियान कहाँ पर है, तो ये पंजाब में है, यहाँ से हुई थी और इसके संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद, ये जानकारी है। दूसरे वाले में कहा गया कि अरब्बीपुरम आंदोलन, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो राधा कृष्ण पिल्लई थे। अब बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है, देख लीजिए। तो सिर्फ पहला वाला सही है। इसमें जो अहमदिया आंदोलन के बारे में इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, और इसीलिए ए वाले विकल्प को हम चुनते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो अरब्बीपुरम आंदोलन था उसके लीडर जो थे वो कौन थे, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर ये जो लीडर है ये रामकृष्ण नहीं थे बल्कि नारायण गुरु थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इंडियन काउंसिल एक्ट यानी 1909 वाला जो है उसके आधार पर, धर्म के आधार पर बनाई गई जो पृथक निर्वाचन पद्धति थी उस व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। 1909 का जो आता है भारतीय परिषद अधिनियम, उसको मर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का उसमें प्रावधान किया गया था, तो उसी से संबंधित कहा गया है कि उसको अस्वीकृत कब किया जाता है, कौन सा वो अधिवेशन रहता है और उसके अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ अधिवेशन का नंबर और अध्यक्ष का नाम, ये 25वां अधिवेशन था और ये मदन मोहन मालवीय थे जो कि इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर ये जो इसकी तारीख है वो ये वाली। इसके बाद आगे चलते हैं, तारीख नहीं संख्या, अधिवेशन का जो नंबर है, तारीख आप इसके हिसाब से पता कर सकते हैं। 25वां ये अधिवेशन था और मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं, देखिए 9वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए। इसमें कहा गया है कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, ये जो समाचार पत्र है इसको 1851 में प्रकाशित किया था। सेकेंड वाला जो है इसमें कहा गया कि दादा भाई नौरोजी ने रस्ट गुफ्तार, ये जो समाचार पत्र है इसको 1821 में प्रकाशित किया था। अब बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है। तो दोनों गलत है, यहाँ जो तारीखें दी हैं वो गलत है, ये दोनों के दोनों यहाँ झूठ बोल रहे हैं। सही क्या है, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र था उसको 1821 में प्रकाशित किया था यहाँ पे, और जो रस्ट गुफ्तार था उसकी जो डेट थी वो 1851 थी, यहाँ उल्टा दिया हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि भीमराव अंबेडकर ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये जो पुस्तक है इसको लिखा है, मतलब इसके जो ऑथर है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्हें अंबेडकर से अब अंबेडकर कर दिया गया है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है इसमें कहा गया कि सरोजनी नायडू, इनको सॉन्ग्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक के तौर पे, लेखिका के तौर पे देखा जाता है।
तो अब बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है। तो सिर्फ दूसरा सही है। इसमें सरोजनी नायडू की जो पुस्तक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो इसका बी वाला ऑप्शन हम चुनेंगे। पहले वाले में कहा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे वो हिंट फॉर सेल्फ कल्चर नाम की पुस्तक के लेखक थे। तो इस पुस्तक के लेखक जो थे वो लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के जो एकदम फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें से एक थे, संस्थापक भी ये थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लाला हरदयाल का नाम होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। इसमें कहा गया है कि खेचियो पालरी नाम अच्छा है, तो खेचियो पालरी झील और नाको झील ये दोनों जो लेक्स हैं ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा बताइए। तो ये सिक्किम और हिमाचल वाला जो पेयर है ये करेक्ट होगा, यानी सी वाला, यानी खेचियो पालरी जो है वो सिक्किम में है और नाको जो है ये हिमाचल में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर कहा गया, दो स्टेटमेंट है, सही आपको चुनना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता है वो 16 दिसंबर 1966 को सिग्नेचर उस पर हुआ था, यानी हस्ताक्षर हुआ था। हस्ताक्षर का मतलब ये होता है कि हम सहमति जताते हैं। सिंधु नदी जो है ये दोनों देशों के बीच से होकर बहती है। हालांकि दोनों जो देश है यानी भारत और पाकिस्तान, इनमें से किसी भी में इसका उद्गम नहीं है। इसका उद्गम होता है तिब्बत के पठारी क्षेत्र से। तो यहाँ वहाँ से बहते हुए ये भारत में पहले प्रवेश करती है और उसके बाद फिर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में चली जाती है। तो ये बात है। अब यहाँ जो ट्रीटी की हस्ताक्षर की तारीख है वो दी हुई है। इसके बाद संकोश जल विद्युत परियोजना, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कहा गया है कि ये भारत और बांग्लादेश का संयुक्त उपक्रम है। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए कोई सही नहीं है। 12वें को अगर आप देखिएगा तो इसमें से कोई भी एकदम से सही नहीं है। तो सही जानकारी क्या हो सकती है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पर पहले डी को लगा लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौते पर जो हस्ताक्षर होता है वो 16 दिसंबर 1960 को होता है। और यहाँ कितना दिया है, 66 दिया है, 6 की जगह 0 हो जाएगा, 1960 को होता है। और जो संकोश परियोजना है ये आप जानते हैं कि भारत और भूटान के बीच में है। इसमें जो बांग्लादेश है वो कहाँ से घुस जाएगा, तो यहाँ पर बांग्लादेश नहीं होगा बल्कि भूटान होगा। आगे चलते हैं, यहाँ 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। कहा गया कि दुदुमा जलप्रपात, ये जो वाटरफॉल है, और बरकाना जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है। दो अलग अलग राज्यों में ये है, तो राज्यों के नाम आपको बताने हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ओडिशा और कर्नाटक होगा। ये जो दुदुमा है ये ओडिशा में है और बरकाना जो है ये कर्नाटक में है। तो कौन सा विकल्प होना चाहिए, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि सेमुल, सेमुल यानी सेमल, इसके पेड़ की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है इसमें कहा गया कि नाहर के पेड़ से राल और तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। राल एक चिपचिपा पदार्थ होता है और ये हल्का मिठास लिए हुए होता है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये किस पेड़ से निकल रहा है। इसके साथ साथ तारपीन का तेल इससे प्राप्त किया जाता है, ऐसे दिया हुआ है। अब बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए जो सेमल के पेड़ की लकड़ी होती है वो बड़ी ही कमज़ोर होती है। कटीला वृक्ष होता है, चारों तरफ कांटे इसके होते हैं और इसके फूल जो है वो लाल लाल रंग के होते हैं, रुई इससे निकलती है। तो ये सब इसका जो स्ट्रक्चर है वो जान लीजिए। और इसकी लकड़ी किसी काम की नहीं होती है, खासतौर पे फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। तो पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। यहाँ जो नाहर के पेड़ के बारे में कहा गया है तो इससे तारपीन का तेल नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं इसमें सही क्या हो सकता है। यहाँ डी वाला करेक्ट है। देखिए सरू के पेड़ की जो लकड़ी होती है ये सबसे आदर्श मानी जाती है फर्नीचर को बनाने के लिए। और जो नीला चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ का जो वृक्ष होता है उसमें नीले चीड़ के जो वृक्ष होते हैं वो राल, जिसे कि रेसिन कहा जाता है, और इसके अलावा तारपीन के तेल को बनाने के लिए या उससे प्राप्त किया जाता है उसके लिए फेमस है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। वैसे अगर उत्तर भारत या जो मैदानी इलाके हैं वहाँ देखा जाए तो फर्नीचर बनाने के लिए शीशम की लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बबूल की लकड़ी भी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। बबूल के जो तख्ते वगैरह होते हैं या कुर्सियाँ होती हैं वो काफ़ी टिकाऊ होते हैं। और एक और लकड़ी होती है जिसको कि कहा जाता है सखुआ की लकड़ी, वो साखू के वृक्ष से प्राप्त होती है, तो वह भी बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती है। और उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर उसको पानी में फेंक दीजिए तब भी वो महीनों तक सड़ती नहीं है। तो इतनी अच्छी उसकी विशेषता होती है और उसको दीमक नहीं लगते। फिलहाल इसका सही विकल्प आपने देखा। इसके बाद 15वें को देखिए। देखिए यहाँ कहा गया कि ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र, इसकी जो स्थापित क्षमता है वो क्या है बताना है आपको। और टीटागढ़ जो ताप विद्युत केंद्र है यानी थर्मल पावर स्टेशन के बारे में कहा जा रहा है, तो ये किस राज्य में स्थित है। यानी पहले वाले की क्षमता और दूसरे वाले का स्टेट आपको बताना है। बताइए। तो देखिए इसमें जो 720 वाला है वो करेक्ट है, लेकिन 720 यहाँ दो जगह दिया है, ए वाले में भी है और सी वाले में भी है। तो पश्चिम बंगाल होगा कि झारखंड होगा टीटागढ़ का।
देखकर बताइए। तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये वाला जो ए वाला विकल्प है ये इसका करेक्ट है। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अनशन लौह इस्पात उद्योग, ये जो अनशन आयरन स्टील इंडस्ट्री है, इसके अलावा दूसरा है तुरीन मोटर वाहन उद्योग। तो यह किन देशों में स्थित है ये आपको बताना है। यहाँ पर देशों के नाम दिए हैं, चीन है, अर्जेंटीना है, ईरान इटली है, चीन और इटली है, ईरान और अर्जेंटीना है। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा? तो इसका हो जाएगा चीन और इटली वाला ऑप्शन इसमें परफेक्ट होगा। मतलब जो अनशन लौह इस्पात उद्योग है ये है चीन में और तुरीन वाला जो है ये इटली में है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर मोका काफ़ी, इसके बारे में पूछा गया। ये काफ़ी की ब्रीड है, तो ये किस देश में उगाई जाती है और निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में एजोला एनाबीना जो शैवाल होता है ये जैव उर्वरक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा विकल्प होगा। जमैका और कपास वाला होगा, यमन और धान वाला होगा, जमैका और धान वाला होगा और यमन और कपास वाला होगा। इसका मतलब ये है कि जो मोका काफ़ी है वो या तो जमैका में पाई जाती है या फिर यमन में पाई जाती है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होना चाहिए? ये वाला है यमन वाला। लेकिन यमन के साथ साथ जो एनाबीना और एजोला की बात कही गई है तो ये धान वाली फसल है, कपास के लिए इसका कोई उद्देश्य नहीं। आगे चलते हैं। 18वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें पॉलिटी आ जाती है। तो पूछा गया है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, मतलब कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके द्वारा न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की उम्र थी उसको 60 से बढ़ाकर 62 किया गया। यानी अमेंडमेंट एक्ट का आपको यहाँ पे जिक्र करना है, ये कौन से नंबर का था। इसके बाद सर्वप्रथम दबाव समूह, ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इसका प्रयोग किस देश में किया गया था। मतलब ये राजनीति के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, लेकिन पहले किस राष्ट्र ने इसका इस्तेमाल किया ये आपको बताना है। तो नीचे विकल्प दिए हैं, आप देख रहे हैं। 17वां संशोधन अधिनियम 1964 और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी प्रकार से 15वां और फ्रांस, 17वां और फ्रांस, 15वां और यूएसए। इसका मतलब ये है कि जो दबाव समूह है या तो वो अमेरिका की देन है या फिर फ्रांस की देन है। तो सोच कर बताइए इसमें से विकल्प कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वां संशोधन अधिनियम 1963। तारीख देख रहे हैं ये वाला। और उसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ पर ये वाला विकल्प नहीं होगा क्योंकि यहाँ फ्रांस दिया है। फ्रांस ने दबाव समूह शब्द का आविष्कार नहीं किया था। इसको ईजाद करने वाला देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो इसका डी वाला करेक्ट है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी वाला होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये जो दबाव समूह का प्रावधान है इसको किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। ये हमने 18वां देखा। अपराध और राजनीति, इसके बीच की साठगांठ जो होती है, मिली भगत होती है, उसकी जांच करने के लिए बोहरा समिति का गठन कब किया गया था ये आपको बताना है। उसके साथ साथ चुनाव में जो चुनाव सुधार में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब किया गया था। दो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ तारीखें आपको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1993 और 1990 वाला होगा। 1993 में आती है बोहरा समिति, मतलब बोहरा कमेटी, और 90 वाला इसमें समय है या दशक है, उसके समय आती है ये दिनेश गोस्वामी समिति। मतलब ये अलग अलग कार्य प्रणालियों के लिए गठित की गई थी। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? सी वाला होगा। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये दिया है। उसके साथ साथ जो सेकंड नंबर का है उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसमें अधिकतम 7 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम। और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए, तो इसमें से कोई सही नहीं है, देखकर ही मालूम हो रहा है। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही होगा। तो करेक्ट क्या है इसमें? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पदेन अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है, न कि राष्ट्रपति। और दूसरा वाला जो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि अधिकतम 7 सदस्य हो सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो यहाँ आप कह दीजिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होता है और मैक्सिमम 9 जो मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं, 9 सदस्य हो सकते हैं। जबकि जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है वहाँ पर इनकी संख्या 7 होती है। तो यहाँ उल्टा दे दिया है, जहाँ 7 होना चाहिए वहाँ 9 दे दिया है, जहाँ 9 होना चाहिए वहाँ 7 दे दिया है। इस प्रकार से दोनों गलत है। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त यानी उनके अलावा कितने और सूचना आयुक्त हो सकते हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। ये कितने और हो सकते हैं। इसके साथ साथ निम्न में से कौन सा निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है।
तो देख लीजिए 5 और हो सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा 6 हो सकते हैं। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये वाला जो यहाँ पे कमीशन है ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं होता है। इसी प्रकार से 2 ऑप्शन और आप देख पा रहे हैं इसमें मानवाधिकार आयोग है यानी ह्यूमन राइट कमीशन है, और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, इसको आप कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखिए यहाँ 2 अलग अलग दिया हुआ है, हिंदी में अलग दिया है और अंग्रेजी में उसका जो रूपांतरण है वो दूसरा दिया है। तो जो इंग्लिश वाला है उसी को मानिएगा। जब ऐसी मतभेद की स्थिति हो कि हिंदी में कुछ और अंग्रेजी में कुछ और दिया है, तो वहाँ जो इंग्लिश में लिखा है वही करेक्ट है आपका, यानी यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में कहा जा रहा है। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। तो 21वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी 6वां, मतलब ये 6 इसमें सदस्य हो सकते हैं, सूचना आयुक्त जो मुख्य वाले होते हैं उनके अलावा। और इसके अतिरिक्त जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये वाला जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसे देखिए। इसमें कहा गया है कि भारत का कौन सा राज्य, अब कौन से राज्य, 2 राज्यों के नाम आपको बताने हैं, मछली और चना इनके उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो बताइए इसमें आंध्र और राजस्थान वाला होगा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का होगा, या आंध्र प्रदेश और एमपी का होगा, या पश्चिम बंगाल और राजस्थान का होगा। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट होगा, जरा बताइएगा। तो आप जानते हैं कि ये जो पेयर है ये कौन सा होगा। मछली के उत्पादन में आंध्र से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, ये पहले नंबर पर है। और दलहन या जो चना वाला उत्पादन है, दलहन को जाने दीजिए, दलहन वाले में जो मामला है वो दूसरा हो जाएगा। चना भी एक दलहन की ही फसल होती है, लेकिन इसका अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है भोज्य पदार्थों में। फिलहाल इसके प्रोडक्शन के मामले में मध्य प्रदेश जो है ये पहले नंबर पर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया कि कौन से देश गन्ना और कुल दालों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। नीचे दिया है भारत और पोलैंड, ब्राजील और भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की बात की जा रही है, और ब्राजील और पोलैंड, इसमें से कौन सा जोड़ा सही होगा देख लीजिए। तो ये इंडिया और पोलैंड वाला होगा, यानी ए वाला, यानी गन्ना के मामले में भारत और दालों के मामले में जो कुल यहाँ पे पल्स के बारे में है तो उसके मामले में पोलैंड। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर दूसरे स्थान के बारे में कहा जा रहा है, ये याद रखिएगा, ये सेकंड पोजीशन की बात हो रही है। आगे चलते हैं, देखिए 24वें नंबर के प्रश्न को आप देख पा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू समाचार पत्र सरदल समाचार पत्र था, ये बताया गया है। और उसके साथ पूछा गया है कि इस समाचार पत्र को कब पब्लिश किया गया था। तो दो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देने हैं। रायबरेली और 1849 होगा, झांसी और 1839 होगा, रायबरेली और 1829 होगा, और झांसी और 1848 होगा। इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा झांसी, लेकिन झांसी यहाँ 2 विकल्पों में है, बी वाले में भी है और डी वाले में भी है। तो इसमें से कौन सा होगा। ये 1948 की डेट थी, यहाँ पे 1948 वाला जो डेट है, और 1948 नहीं बल्कि यहाँ पर दिया है 1848। कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। आगे चलते हैं, 25 को देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, ये आपको पहले डेट बतानी है। उसके बाद खेरिया हवाई अड्डा ये यूपी के किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें देख लीजिए आप। तो ये 1974 की डेट थी, और ये जो हवाई अड्डा है ये आगरा में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। इसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। 2 अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं, तो देखकर बताइए। देखिए इसमें जो सी वाला विकल्प है वो सही है। 579 किलोमीटर ये सीमा रेखा लंबी है, और 9 मार्च 1993 को जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन किया जाता है। तो यहाँ 93 वाला जो इसमें डेट है वो सही है। इसके बाद 27 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब होती है। उसके साथ साथ ये कहा गया कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी दोनों तारीखें आपको बतानी है। तो इसकी जो डेट है यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 1950 और 1951 का होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते यह जो कार्यक्रम है इन दोनों की शुरुआत कब की गई थी। दोनों अलग अलग तारीखों पर शुरू हुए हैं, तो यहाँ 2 अलग अलग तारीखें विकल्प में दी हुई है, देख लीजिए।
तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट होगी वो डी वाला होगा, यानी 15 जुलाई 2015 और 16 अक्टूबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहा गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए जो नचिकेत मोर समिति है उसका गठन किया गया था, लेकिन कब किया गया था ये आपको बताना है। उसके साथ साथ भारत के आवासीय मूल्य सूचकांक, जो आवासीय मूल सूचकांक है, यहाँ पर मूल नहीं होगा बल्कि मूल्य होगा, क्योंकि आप इंग्लिश में देख रहे हैं प्राइस दिया हुआ है। तो आवासीय मूल्य सूचकांक, इसको कब लॉन्च किया गया था बताइए, नीचे डेट दी हुई है। मतलब यहाँ पे हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के बारे में कहा जा रहा है। 2015, 9 जुलाई 2006, इसी प्रकार से 3 और विकल्प आपके सामने हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 2014 हो जाएगा। ये जो नचिकेत मोर समिति है इसकी डेट बताई जा रही है, लेकिन 2014 इसमें 2 ऑप्शन में है। तो इसमें जो दूसरा वाला प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर होगा 9 जुलाई 2007। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, बी वाला होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि थांगता लोकनाट्य, ये जो लोक नाटिका है ये, और उसके अलावा पाला लोकनाट्य, ये फोक डांस के तौर पे देखे जाते हैं, जो फोक डांस होते हैं, लेकिन यहाँ लोक नाटिका के तौर पे दिया हुआ है। तो नाटिकाएं जो होती हैं वो नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत की जाती है, मतलब नाच नाच कर भी नाटक करते हैं। नौटंकी जो होती है उसमें ऐसा होता है। तो ये दोनों दिए हुए हैं। अब ये किस राज्य के हैं ये आपको बताना है, मतलब थांगता और पाला। तो ये मणिपुर और उड़ीसा के हैं। थांगता जो है ये मणिपुर का है और ये जो पाला है ये उड़ीसा का है। तो इसमें से कौन सा विकल्प होगा, सी वाला होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। कमलांग टाइगर रिजर्व और लेमरू एलिफेंट रिजर्व ये किन राज्यों में स्थित है बताइए। इसमें से कौन सा विकल्प होगा, अरुणाचल और छत्तीसगढ़ होगा, मेघालय और झारखंड होगा, अरुणाचल और त्रिपुरा होगा, मेघालय और असम होगा। तो आप जानते हैं कि कमलांग कहाँ पर है। तो कमलांग अगर आप जानते हैं तो इसमें 2 विकल्प तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। बचता है सिर्फ अरुणाचल वाला, यानी या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। तो इसमें से देख कर बताइए। इसमें से हो जाएगा आपका ए वाला, यानी अरुणाचल और छत्तीसगढ़। ये जो लेमरू वाला है ये छत्तीसगढ़ में। वैसे भी आप गेस कर सकते हैं, यहाँ त्रिपुरा से ज़्यादा अच्छी जो कंडीशन है एलिफेंट्स की वो छत्तीसगढ़ में पाई जाएगी, मतलब अनुकूल दशा की बात की जा रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर लोहा बर्राक समुद्री क्षेत्र, मतलब ये संरक्षित क्षेत्र है, इसके बारे में कहा गया है, पूछा गया है कि ये कहाँ स्थित है। अच्छा नाम है लोहा बर्राक। ये कहाँ है और इसको कब स्थापित किया गया था, दोनों चीज़ें आपको बतानी। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा, उत्तरी अंडमान होगा, दक्षिणी अंडमान होगा, मतलब ये द्वीपीय क्षेत्र है, और उत्तरी अंडमान फिर दक्षिणी अंडमान, लेकिन तारीखें अलग अलग हैं। तो तारीख आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। ये 1977 है, 1977। और तब आपको इसमें जो विकल्प है वो दिखाई दे रहा है, बी वाला है। दक्षिणी अंडमान में ये लोहा बर्राक स्थित है। ये समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। हिंद महासागर का एक एरिया जो है उसको प्रोटेक्टेड किया गया है, और इसकी जो स्थापना की तारीख है वो 1977 है। याद से काफ़ी समय पहले स्थापित किया गया था, यानी इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद 33वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, चिकित्सा वाले क्षेत्र से। कहा गया चिकित्सा क्या, ये जो कृषि वाला क्षेत्र है उससे भी संबंधित है, और संरचना से भी संबंधित है, और विज्ञान से भी जुड़ा है। वैसे जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं अलग अलग तत्वों के, उनका उपयोग चिकित्सा वाले क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, घातक रोगों के इलाज में। फिलहाल यहाँ पर कहा गया कि रेडियो समस्थानिक का उपयोग मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो वो समस्थानिक कौन सा है, और इसी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है सड़क और भवनों के निर्माण में, मतलब इसका मल्टीपर्पज़ जो यूज़ है वो किया जाता है। तो ये समस्थानिक है कौन सा, ये अमेरिसियम 241 है, या टेक्नेशियम होता है, टेक्नेशियम 99 है, फास्फोरस 32 है, और कैलिफोर्नियम 252 है। इसमें से कौन सा जो समस्थानिक है वो होगा। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं, आप जानते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा, ये हो जाएगा देखिए कैलिफोर्नियम 252। ये जो समस्थानिक है ये रेडियो एक्टिव होता है, मतलब इसके अंदर स्वतः विकिरण उत्सर्जित करने का गुण होता है, और इसका नाभिक जो है वो निरंतर विघटित होता रहता है। इसके अंदर नाभिकीय अभिक्रिया चलती रहती है और अल्फा बीटा गामा तरंगें निकलती रहती हैं। तो उस रेडियो एक्टिविटी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो सड़क और भवनों के निर्माण में होता है। इसके अलावा जो मिट्टी है उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा को मीजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 34 को देखिए। यहाँ कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि डायनेमो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद सेकेंड वाला जो है उसमें कहा गया कि हैलोजन लाइट जो होती है उनके निर्माण में टंगस्टन और सोडियम, इनका जो मिश्र धातु होता है यानी जो एलॉय होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। पहला तो गलत है, डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यहाँ उल्टा दे दिया है। तो पहला गलत है। अब दूसरे पर जरा विचार करिएगा।
तो दूसरा सही है। देखिए हैलोजन लाइट जो होती है इसमें टंगस्टन और सोडियम का जो मिश्र धातु होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। डायनेमो का उल्टा दे दिया है, यहाँ पर यांत्रिक से विद्युत होता है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, बी वाले को लगा सकते हैं, मतलब सिर्फ दूसरा सही। आगे चलते हैं। एक्थियोलॉजी, इसके संबंध में कहा गया है कि इसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग जो अध्ययन शास्त्र की शाखाएं हैं, साइंस की शाखाएं हैं, इसमें विभिन्न चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर एक्थियोलॉजी के बारे में कहा गया कि इसके अंतर्गत जो मछलियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। और सर्पेंटोलॉजी जो होती है उसमें सरीसृप जो होते हैं, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा जो एम्फीबियंस होते हैं यानी उभयचर होते हैं, उनका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो 2 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए यहाँ जो पहला वाला है वो सही है। ये जो एक्थियोलॉजी है इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो सर्पेंटोलॉजी है, नाम से स्पष्ट है यहाँ सर्पेंटोलॉजी, मतलब ये उभयचरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ सरीसृपों के लिए होता है, मतलब रेप्टाइल्स के लिए होता है। अगर सरीसृपों के साथ साथ उभयचरों का भी अध्ययन करना है तो जो टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ होती है या जो अध्ययन की शाखा हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हर्पेंटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर सर्पेंटो से मिलता जुलता नाम है हर्पेंटोलॉजी। वो जो शाखा होती है उसके अंतर्गत दोनों को एक साथ देखते हैं। उभयचर कौन होते हैं? जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, जैसे कि मेढक होता है, कछुए भी होते हैं, इस प्रकार के और भी जीव होते हैं। आगे चलते हैं। 36 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि कार्टिसोल हार्मोन जो है उसको लड़ो और उड़ो, हार्मोन्स के बारे में कहा गया है। तो जो कार्टिसोल हार्मोन होता है उसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ये पहला है। और रक्तचाप कम होने पर रोगी को एंड्रोजन हार्मोन दिए जाते हैं, तो इससे उसको राहत मिलती है। अब बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है। तो देखिए कोई सही नहीं है, ये तो जग जाहिर बात है, 20 बार पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। लड़ो और उड़ो हार्मोन ये किसको कहा जाता है? ये एड्रीनेलिन को कहा जाता है। और रक्तचाप कम होने पर रोगी को एड्रीनेलिन हार्मोन दिया जाता है तो उसको आराम मिलता है। तो यहाँ दोनों का विकल्प जो होगा वो एड्रीनेलिन होगा, और यहाँ दिया है गलत, इसलिए इसमें डी वाले जो विकल्प है उसको हम चुनते हैं, यानी कोई नहीं। आगे देखते हैं। मतलब पहले वाले में कार्टिसोल दिया है, दूसरे में एंड्रोजन दिया है, तो दोनों की जगह क्या होगा? एड्रीनेलिन होगा। 37 को देखिए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा सार्क फाइनेंस गवर्नर्स समूह की जो 40वीं बैठक है उसकी अध्यक्षता की गई थी। और नीचे नाम दिया है शक्तिकांत दास है, फजले कबीर है, श्री महाप्रसाद अधिकारी है, इसके अलावा देशो पेंजोर है। इसमें से कौन से व्यक्ति हैं आपको बताना है। विकल्प देख लीजिए। तो ये शक्तिकांत दास है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये वाला सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपना 49वां जो स्थापना दिवस है उसको 24 अक्टूबर को मनाया है, ऐसे दिया है। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि सैमसंग के अध्यक्ष ली कुन ही इनका निधन हो गया है, मतलब ये हाल ही की घटना है, तो ऐसे दिया हुआ है। इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। देख लीजिए। तो सिर्फ इसमें जो दूसरा है वो सही है, पहला वाला गलत है, तो इसमें बी वाले को हम चुनेंगे। अब ए वाला गलत है, मतलब पहला वाला गलत है, तो गलत कैसे है? यहाँ पर जो 49वां कहा है उसकी जगह हो जाएगा 59वां। ये 59वां स्थापना दिवस था जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 39 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया कि मुस्तफ़ा अदिब इनको लीबिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ऐसे दिया है। और विश्व रेबीज दिवस 2020 की जो थीम थी वो थी एंड रेबीज, यहाँ आप देख रहे हैं सहयोग टीकाकरण, इस प्रकार से इसकी थीम को रखा गया था। अब यहाँ एंड का मतलब जो है वो इंड से है, यानी समाप्ति से है, तो इसको आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। यहाँ जो हिंदी वर्जन है उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं। इंड रेबीज यानी रेबीज का समापन, और कैसे? तो कोलेबरेट करके और वैक्सीनेशन करके, इस प्रकार से आप देख लीजिए। अब बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है। 39। तो इसका सिर्फ दूसरा सही है, जो रेबीज वाला यहाँ रेबीज दिवस की थीम दी हुई है वो सही है, लेकिन पहले वाले में मुस्तफ़ा अदिब का नाम दिया है, तो उसके स्थान पर यहाँ आप देख लीजिए मुस्तफ़ा अदिब जो है इनको लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और यहाँ क्या दिया है? लीबिया दिया है, तो लीबिया की जगह पर हो जाएगा लेबनान। इसका जो विकल्प है उसमें सिर्फ दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। इसमें कहा गया है कि हाल ही में लिखी पुस्तक रा अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशंस, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये एक किताब का नाम है, और नीचे दिया है राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, चेतन भगत और यतीश यादव। इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो यतीश यादव का होगा। इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो यही है। आगे चलते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि हाल ही में अर्नब चौधरी को, यहाँ पर अर्नब गोस्वामी मत समझ लीजिएगा, आजकल वो ज़्यादा हाईलाइट है,
तो अर्नब चौधरी को मरणोपरांत टूनस मीडिया अवार्ड देने की घोषणा की गई है, ऐसा कहा गया। उसके साथ साथ सेकंड वाले में कहा गया कि रमेश बाबू जो है उनको कोटक महिंद्रा बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बताइए कि ये दोनों जो अपॉइंटमेंट और अवार्ड वाली बात है ये सही है या नहीं। तो इसमें सिर्फ पहला वाला सही है, जो अर्नब चौधरी वाला है ये ठीक है, टूनस मीडिया अवार्ड, लेकिन जो दूसरा वाला है ये गलत है। दूसरे वाले में ये कहा गया है कि इन्हें जो बैंक का नाम दिया है वो कोटक महिंद्रा नहीं होगा बल्कि करूर वैश्य बैंक है, जहाँ के ये एमडी और सीईओ के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा की जगह पे क्या हो जाएगा, ये करूर वैश्य बैंक है। आगे चलते हैं, इसका जो पहला वाला है वो करेक्ट है, जो दूसरा वाला है वो गलत है। 42 को देखिए, इसमें कहा गया कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कॉन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया था। ये मंत्री कौन से थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे, या रविशंकर प्रसाद थे, या पीयूष गोयल थे। बताइए इसमें से कौन से थे। तो ये प्रकाश जावड़ेकर थे, ये जो मंत्री थे ये जावड़ेकर थे। इसके बाद 43, यहाँ कहा गया है कि 66वें संस्करण में आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जो आदिवासी हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, यहाँ सशक्तिकरण गलत लिखा है, यहाँ जो सशक्तिकरण में मात्रा है वो बड़ी की होगी, यानी ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से, जो मात्रा है वो गलत है। फिलहाल सशक्तिकरण के लिए किस मंत्रालय को डिजिटल इंडिया श्रेणी में जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया है, मतलब कौन सा ये मंत्रालय है। तो नीचे नाम दिया हुआ है, इसमें से देख लीजिए, नाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा होगा, जनजातीय मामले मंत्रालय होगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कुछ में प्रश्न में ही जवाब छिपा होता है तो उसमें ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 44 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि आपात मित्र, यह जो हेल्पलाइन या एप्लीकेशन है, मतलब यह हेल्पलाइन नंबर जो है वो अलग है और एप्लीकेशन को भी उससे जोड़ा गया है। तो आपात मित्र ये ऐप है और उसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर है 144110, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 14410। इसको लॉन्च किया गया है। तो ये राज्य सरकार कौन सी है ये आपको बताना है। ये कर्नाटक है, कर्नाटक के द्वारा ये दोनों चीज़ें लॉन्च की गई हैं। इसके बाद 45 को देखिए, इसमें कहा गया है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मो सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की है, ऐसे दिया है। उसके बाद जो दूसरा वाला है उसमें कहा गया कि हाल ही में जोया अख्तर जो है उनको IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो बताइए इन दोनों में से सही कौन सा है। सिर्फ दूसरा सही है, जोया अख्तर को जो अवार्ड मिला है वो सही है, लेकिन मो सरकार पहल ये किसकी है, ये ओडिशा की है, जग जाहिर बात है, बहुत बार करंट अफेयर में आ चुका है। तो इसका जो करेक्ट है वो कौन सा होगा, बी वाला होगा, सिर्फ सेकेंड। इसके बाद 46, यहाँ देखिए अब रीजनिंग स्टार्ट होती है। तो इसमें कहा गया कि आलोक का स्थान जो है, यहाँ अलग अलग विद्यार्थी हैं या लड़के हैं, तो इनका स्थान ऊपर से 15वां है, मतलब ऊपर से नीचे तक संख्याओं का ऐसे क्रम अरेंज किया गया है। तो ऊपर से इनका स्थान जो है वो 15वें नंबर पे है। ये कौन है, ये आलोक है। और विनोद का स्थान नीचे से 20वां है, अगर नीचे से देखा जाए तो 20वां है। कहते हैं लोग ना कि नीचे से टॉप किए हैं, तो यहाँ ये नीचे से 20वें स्थान पे है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी आलोक की जगह पे विनोद आ जाता है और विनोद की जगह पे आलोक आ जाता है, इस प्रकार से ये कर लेते हैं। तो ऐसा करने पर आलोक का स्थान ऊपर से, आलोक जो है इसका स्थान ऊपर से 23वां हो जाता है। तो नीचे से विनोद की क्या कंडीशन होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर आप इसे गिन कर देखिएगा तो इसमें जो एग्जैक्ट इसका हो जाएगा वो 28वां हो जाएगा, ये 28वीं कंडीशन में आ जाएगा, 28वें स्थान पर आ जाएगा। यहाँ विनोद के बारे में पूछा गया। इसके बाद आगे चलते हैं, ये विनोद है, विनोद नहीं है, जो यूट्यूब पे आजकल बहुत चमक रहे थे। 46 के बाद 47 को देखिए, यहाँ पर अवनीश के बारे में कहा गया है कि ये एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा वाला है। तो एक बिंदु से ये चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाता है। यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ वाला जो तीर वाला निशान है या एक्सिस है उसको आप बना लीजिएगा। तो कुल मिलाकर ये 40 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद बाएं ये मुड़ता है और 90 अंश का जो कोण है उसको बनाते हुए ये चलता है, यानी सीधा समकोण बनाकर ये चलता है और रुक जाता है। अब कहा गया कि यदि आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है तो फिर वह उत्तर से मुड़ने के बाद कितनी दूरी तय करता है। तो यहाँ इसे आप अगर ट्रायंगल बनाकर हल करना चाहें या रेखा के माध्यम से निकालना चाहें तो इसका जो करेक्ट आंसर है 47 का वो हो जाएगा 30। आगे चलते हैं 48 को देखिए। 48 वाले में कहा गया कि संख्या श्रृंखला में आगे वाली संख्या कौन सी होगी, और नीचे आप देख सकते हैं 15 है, 30 है, उसके बाद 10 है, फिर 40 है, उसके बाद फिर 8 है। यहाँ आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से दिया हुआ है। 15 और 30 के बीच में कितना अंतर है,
मतलब गैप कितना है, 15 का है। 30 और 10 के बीच में कितना गैप है, ये 20 का गैप है। उसके बाद 10 और 40 के बीच में कितना गैप है, तो ये भी 20 का है। अब इसके बाद 40 और 8 के बीच में कितना गैप है, ये गैप के आधार पे भी हो सकता है, और नहीं तो गुणात्मक रूप में निकालना चाहिए तो उससे भी आ जाएगा। इसको निकालने के कई मेथड्स हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि आप किसी दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर इसका जो कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो 48 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा 48। ये 48वां क्वेश्चन था और इसका उत्तर भी 48 होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया कि स्ट्रॉन्ग, ये जो वर्ड है इसको कूट भाषा में लिखा जा सकता है GHLITM, इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है वो है एनिमल। अब एनिमल को आपको कूट भाषा में लिखना है और नीचे दिए गए जो पेयर हैं उनमें से मिलाना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ दो तरीके होते हैं, या तो आप A to Z लिख कर उसके जो नंबर है उन्हें मालूम कर लीजिए, जैसे A के लिए 1 नंबर है, B के लिए 2 नंबर है, इस आधार पे आप कर सकते हैं। या इसमें S के स्थान पर G लिखना है, T के स्थान पर H लिखना है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके यहाँ आजमा कर देख लीजिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 49 का हो जाएगा। इसमें आप इसे वैसे भी गेस कर सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो B होगा। यहाँ पे MZN, उसके बाद ROZ, इस तरीके से एनिमल को यहाँ कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 50वां और अंतिम। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए, जैसे पीछे वाले मॉक टेस्ट पेपर में हमने डिक्शनरी वाले प्रश्न को हल किया था, तो वही अंग्रेजी शब्दकोश का यहाँ प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से इसको कैसे अरेंज किया जाएगा। डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाता है, तो वही ऑर्डर आपको यहाँ लगाना है। मिरर दिया है, इसके अलावा मर्थफुल दिया है, मिलिट्री दिया है, मिंग्री दिया है और मिड वीकली दिया हुआ है। इस प्रकार से ये वर्ड दिए हुए हैं और नीचे इनका जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका C वाला होगा। इसको आप अरेंज करके देखिएगा, C वाला इसमें सही होगा, यानी 5वां पहले होगा, उसके बाद फिर तीसरा होगा, उसके बाद फिर चौथा होगा, चौथे के बाद तब आप पहले को लगाइएगा और सबसे अंतिम में आएगा दूसरा। इस क्रम में इसे अरेंज करेंगे। यहाँ तक हमने GS के जो प्रश्न थे उन्हें विथ रीजनिंग और विथ करंट अफेयर कंप्लीट किया है। इसके बाद जो सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं उनको देखने का समय आ गया है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ देखिए विलोम से शुरुआत होती है। पूछा गया है कि चिरंतन, इसका जो सही विलोम शब्द है वो बताइए। नश्वर होगा, अमर होगा, अजर होगा या शाश्वत होगा, इसमें से कौन सा होगा। तो चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। यहाँ पर विलोम बताना है तो उल्टा बताना है, देख लीजिए। इसके बाद जो दूसरा है इसमें कहा गया है निषिद्ध। ये असल में निषिद्ध नहीं है बल्कि निषिद्ध है, और निषिद्ध का आपको सही विलोम बताना है, तो इसमें से विहित हो जाएगा। निषिद्ध का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विहित होता है। इसके बाद थर्ड वाला जो है इसमें विराट शब्द लिखा हुआ है और इसका आपको विलोम बताना है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, वृहद होगा, लघु होगा, छोटापन होगा या क्षुद्र होगा। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्षुद्र हो जाएगा। विराट का जो करेक्ट विलोम होगा वो क्षुद्र होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अमर को देखिए, अमर का विलोम क्या होगा, इसमें से मार होगा, मृत्यु होगा, मरण होगा या मर्त्य होगा। चौथे नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, तो मर्त्य होगा। वैसे ये होना चाहिए था अमर्त्य। अमर्त्य का मतलब भी होता है जिसकी मृत्यु न हो सके, जो अमर हो। अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो मर्त्य हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए, अमित। अमित शब्द का आपको विलोम यहाँ ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा परिमित। अमित मतलब क्या, जिसकी कोई सीमा न हो, और यहाँ पर परिमित का मतलब होता है जो सीमित हो, उसकी एक सीमा रेखा हो। इसके बाद अनुरक्ति, इसका आपको विलोम ढूंढना है, तो इसका विरक्ति हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं अनुरक्ति मतलब क्या, यहाँ लगाव या आकर्षण से मतलब है, और उसका विरक्ति यानी जो अलगाव या वैराग्य वाला भाव होता है उससे तात्पर्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, अर्जन। अर्जन जो शब्द है इसका आपको विलोम ढूंढना है, तो इसका क्या हो जाएगा, अर्जित हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा, अमृत हो जाएगा या अनर्थ हो जाएगा। अर्जन मतलब क्या होता है, जिसको कि आप कहते हैं अर्निंग, यानी प्राप्त करना, तो यहाँ पर उसका उल्टा क्या होगा, खर्च करना, लेना और खर्च करना। तो यहाँ पर व्ययन हो जाएगा, यानी 7वें का B। 7वें का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, यहाँ पर B वाला। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए, उपमेय। इसका आपको विलोम ढूंढना है, तो इसमें से कौन सा होगा। 8वें का A वाला करेक्ट है, अनुपमेय हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से इसे लिखेंगे। इसके बाद कृश। कृश का आपको विपरीतार्थक खोजना है। कृश मतलब क्या होता है, एकदम हड्डी का ढांचा या एकदम पतला दुबला। तो यहाँ पर केश होगा, भव होगा, विटप होगा या रिष्ट पुष्ट होगा। तो रिष्ट पुष्ट होगा जो हट्टा कट्टा हो। कृशकाय होता है और एकदम से जो भीमकाय है वो होता है, तो यहाँ रिष्ट पुष्ट की बात कही गई। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि निंदा का विलोम क्या होगा।
स्तुति होगा, निंद्य होगा, श्लाघ्य होगा या निरुद्ध होगा? इसमें से कौन सा होगा? तो स्पष्ट है, निंदा मतलब क्या? आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो उसका उल्टा उसकी तारीफ करिए, यानी स्तुति कर रहे हैं। तो 10वें का ए हो जाएगा, स्तुति। 11वें को देखिए, अब यहाँ पे वर्तनी शुद्धि वाला आ गया है। विदुषी को कैसे लिखा जाएगा? तो पहला ही सही है इसमें, 11वें का ए वाला करेक्ट है। विदुषी ऐसे लिखा जाता है। विद्वान जो है ये पुल्लिंग है और विदुषी जो है वो स्त्रीलिंग है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ भी शुद्ध वर्तनी आपको खोजनी है। प्रतिदर्श है, दृष्टा है, रचयिता है और आहार है। इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो 12 का हो जाएगा ए वाला। प्रतिदर्श जो है ये, यहाँ आप देख रहे हैं, प्रतिदर्श जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध जोड़ा है या शब्द है उसको आपको चुनना है। टिप्पणी को अलग अलग ढंग से लिखा गया है, तो इसमें जो शुद्ध है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, डी वाला होगा। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला आपको खोजना है, तो शताब्दी होगा। अब्द मतलब होता है वर्ष, ठीक है। इसमें जो शताब्दी है ये शत प्लस अब्द से, मतलब अब्दी से बना हुआ है। तो अब्द मतलब होता है वर्ष और शत मतलब होता है 100, तो शताब्दी मतलब 100 साल का समय। यहाँ पर शताब्दी का जो लिखने का तरीका है वो ये होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 14वें को आपने देखा। 15वें को देखिए, मानवता और संस्कृति का अन्यान्याश्रित संबंध है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये जो अन्यान्याश्रित करके दिया है ये इसके नीचे अंडरलाइन है। अब आपको इसको शुद्ध करके बताना है ये किस प्रकार का संबंध है। तो ये अन्योनाश्रित संबंध है, और यहाँ पर ये जो विकल्प है बी वाला ये एकदम परफेक्ट है। मतलब मानवता और संस्कृति ये आपस में कैसे जुड़े हैं, इनके बीच का संबंध अन्योनाश्रित है। 16वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, समाज में धनार्जन के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। इसको कैसे लिखिएगा? प्रतिद्वंदिता लिखिएगा, और प्रतिद्वंदिता इसमें कैसे लिखेंगे? इसमें से कौन सा सही है बताइए? इसमें से जो जोड़ा है उसे आप देख रहे हैं, इसका जो बी वाला है वो करेक्ट है। यहाँ देखिए, प्रतिद्वंदिता लिखा तो दो तरीके से है, लेकिन ये जो डी वाला है इसको ध्यान से देखिए, इसमें दूसरे वाले द में नीचे व नहीं लगा है, और द्वंद जब आप लिखते हैं तो दोनों द जो होते हैं उसमें व नीचे आधा रूप में मौजूद होता है। यहाँ पर फिलहाल इसका बी वाला करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। 17वें को देखिए, शुद्ध वर्तनी आपको ढूंढनी है। सर्वोत्तम, संसरिक, सच्चिदानंद, कीर्ति, इसमें से कौन सा शुद्ध है बताइए? तो इसका जो सी वाला है वो सही है, सच्चिदानंद। बाकी जितने हैं सब में कुछ ना कुछ खामियां, जैसे सर्वोत्तम लिखा है, सर्वोत्तम नहीं होता है बल्कि सर्वोत्तम होता है, यानी आधा त इसमें होना चाहिए था। कीर्ति साफ साफ दिख रहा है गलत लिखा है। बाकी जितने हैं वो सब गलत। आगे देखते हैं। 18वें को देखिए, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। अब ये जो महात्म्य लिखा हुआ है ये अलग ढंग से लिखा है। अब इसी को आपको सही करना है। कैसे ये होगा? महात्म्य होता है आप जानते हैं, महिमा का ये महिमा मंडन है। तो 18वें नंबर का ये जो प्रश्न है इसका बी वाला करेक्ट है। महात्म्य ऐसे लिखा जाता है, यानी आधा त होता है और म भी आधा होता है। इसके बाद वापस ऊपर चलते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए, संस्कृत जो है ये संलिष्ट भाषा है। अब ये जो संलिष्ट शब्द है इसको आपको ठीक करना है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है। इसमें जो बाकी तरीके हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये सही है। संलिष्ट में एक जो मूर्धन्य श है उसका भी इस्तेमाल होता है, ये आधे रूप में मौजूद होता है। इसके बाद 20वें नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिए, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। प्राक्कलन होता है, प्रक्कलन होता है, इसके अलावा प्राक्थन होता है, प्रकाथन होता है। तो ये प्राक्कलन है। यहाँ पर प्राक्कलन समिति के बारे में आपने सुना होगा, तो 20 का जो करेक्ट है वो ए वाला होगा। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अब यहाँ से वर्तनी वाला खत्म होता है और वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला आ जाता है। तो कहा गया, जिस स्त्री का पति परदेश गया हो, ऐसी महिला को यानी ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे? नवोढ़ा कहेंगे, प्रवस्त पतिका कहेंगे, प्रोषित पतिका कहेंगे या आगत पतिका कहेंगे? बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो 21वें का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, प्रोषित पतिका। ये इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 22वें नंबर के जो प्रश्न है उसको देखिए, जो छीण न हो सके, ऐसी चीज को क्या कहा जाएगा? ये अक्षय कहलाएगा, जिसका क्षय न हो, जो छीण न हो, अक्षय कुमार। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको मुमुक्षु कहा जाता है। पीछे आपने युयुत्सु का नाम देखा था, तो वैसे ही यहाँ पे मुमुक्ष। इसके बाद 24, यहाँ कहा गया है कि पश्चिम और उत्तर जो दिशाएं होती हैं उनके बीच बनने वाला कोण। तो पिछले वाले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि दिशाएं जो है वो 10 होती हैं, और दिशाओं के जो कोने होते हैं उनको भी यहाँ पे दिशाओं के तौर पे ही काउंट करते हैं। जैसे कि जो पूर्व और उत्तर का कोना होता है वो ईशान होता है। इसके अलावा उत्तर और पश्चिम का जो कोण होता है वो वायव्य होता है। तो यहाँ वही पूछा है
कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच में बनने वाला कोण कौन सा होता है? वायव्य होता है। और यहाँ जब बादल घिर कर चमक हो तो समझिएगा कि बारिश होगी, मौसम डिस्टर्ब होगा। ये जो पहले के हमारे वैदिक मौसम विज्ञानी थे उनका कथन था। आगे चलते हैं। 24 के बाद 25, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? आजान बाहु कहलाएगा, अजात शत्रु कहलाएगा, अज्ञात शत्रु कहलाएगा या अजात पूर्व कहलाएगा? ये अजात शत्रु होता है, मतलब जो जन्म से ही शत्रु विहीन है। आगे देखते हैं 26। यह कहा गया कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको क्या कहेंगे? अस्थिर कहेंगे, अडिग कहेंगे, यायावर कहेंगे या गतिशील कहेंगे? इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो एकदम से सही है? तो ये यायावर होगा। यायावर जो होता है वो भटकता रहता है। इसके बाद 27, इसको जरा देखिएगा। इसमें कहा गया है पीछे चलने वाला। इसके लिए एक शब्द कौन सा इस्तेमाल होगा? अनुगत होगा, पिछलग्गू होगा, पिच्छल होगा या आगत होगा? वैसे तो कहते हैं कि पिछलग्गू है, चमचा है, लेकिन इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से ए वाला हो जाएगा, यानी अनुगत। यहाँ पे हमें कायदे का शब्द चुनना है, तो कायदे का शब्द होगा अनुगत, यानी अनुकरण करने वाला, अनुकरण करके पीछे जाने वाला। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। यहाँ कहा गया कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक, मतलब ये इतनी सारी क्वालिटी अगर एक आदमी के अंदर हो तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको धीर ललित कहा जाएगा, धीरोद्धत कहा जाएगा, धीरोदात कहा जाएगा या इनमें से कुछ नहीं कहा जाएगा? बताइए। तो ये धीरोदात है, यानी धीरज और जो ऐश्वर्य है या ये कह लीजिए कि प्रताप है उसकी सीमा पर, ये मतलब चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, तो ये धीरोदात है। नेक्स्ट, प्रज्ञा चक्षु। ये जो शब्द है इसके लिए आपको वाक्य ढूंढना है। उल्टा कर दिया है, यानी शब्द दे दिया है, वाक्य ढूंढना है। तो चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, और बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए। तो इसका हो जाएगा बी, बुद्धि ही जिसका नेत्र हो। यहाँ देख रहे हैं ना आप, चक्षु मतलब होता है नेत्र और प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि। ज्ञान का प्रकाश जो होता है उसको भी प्रज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर बुद्धि ही जिसकी नेत्र की भूमिका निभा रहे हो, यानी आंखें हो, तो यहाँ बी वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। 29 के बाद 30 को देखते हैं। तो 30वां प्रश्न जो है इसमें कहा गया कि किसी संस्था के 25 साल अगर पूरे हो जाते हैं तो वो सेलिब्रेट करता है, तो उत्सव जो मनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? हीरक जयंती कहा जाता है, रजत जयंती कहा जाता है, शताब्दी कहा जाता है या स्वर्ण जयंती कहा जाता है? तो रजत जयंती होता है, सिल्वर जुबली कहा जाता है उसको, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद 31, मिट्टी का तत्सम क्या है? मृत्तिका होगा। और मृत्तिका को लिखेंगे कैसे? तो ऐसे लिखेंगे। 32 को देखिए। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ और अंग्रेज। एक जो है वो तद्भव नहीं है, कौन सा? तस्कर, पत्ता, हाथ और अंग्रेज, इसमें से कौन सा होगा? बताइए। तो इसमें से ए वाला हो जाएगा, तस्कर। ये जो तस्कर है ये यहाँ पर तद्भव नहीं है, बाकी जितने हैं सब अशुद्ध भाषा में लिखे गए। पनही, ये जो पनही शब्द है ये तद्भव है, इसका आपको शुद्ध खोजना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? 33, डी वाला हो जाएगा, उपानह। पनही को कहा जाता है उपानह। 34 को आप देख लीजिए। तद्भव से तत्सम बने जो शब्द युग्म है उनको आपको चिन्हित करना है। यानी एक तरफ जो पहला वाला इसका हिस्सा है उसमें तद्भव दिया है और दूसरे वाले हिस्से में आपका तत्सम दिया है। मतलब यहाँ तद्भव से तत्सम में डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन ये विशुद्ध तत्सम भी नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि एकदम से शुद्ध तत्सम यहाँ दिया हुआ है। तो हता का हाथ, रत्ता का रात, पत्ता का पत्र, नच्चा का नाच, इस प्रकार से। तो इसमें से कौन सा एकदम से सही है? बाकी सब गलत दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सही कौन सा है? पत्ते का पत्र, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक माने टीका, तो ये कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि शंकर है? शंकर है, शंकर नहीं शंकर है। तो इसमें से कौन सा होगा? 35वें का तत्सम शब्द है तिलक, इसी को हम लोग कहते हैं टीका। इसके बाद तत्सम शब्द आपको इसमें नीचे वाले में भी चुनना है। बारात, चटिका, छांव और रुख, इसमें से कौन सा होगा? तो 36 का हो जाएगा बी, चटिका। तो जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि चटिका का तद्भव क्या होता है, इसको तद्भव रूप में हम किस नाम से जानते हैं। 37 को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। आलस होगा, आलस का जो शुद्ध तत्सम होता है वो क्या होता है? आलस्य होता है। और आलसी को दीर्घ सूत्री भी कहा जाता है। इसके बाद 38 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, षष्ठ, लज्जा, शिला। तो पंख होगा, पंख का जो तत्सम होता है वो आपने पिछले वाले मॉक में देखा था, पक्ष होता है। इसके बाद 39, लवण का तद्भव क्या होगा? इसमें से कौन सा होगा? नोन होगा, नमक होगा, लवंग होगा कि क्षार होगा? कौन सा होना चाहिए? तो इसमें से नोन होगा। कहते हैं ना नोन तेल लकड़ी, तो वही नोन है ये।
इसके बाद 40 नंबर, इसको देखिए जरा, इसमें तत्सम शब्द आपको ढूंढना है। क्षेत्र होगा, गद्य होगा, इधर होगा या क्यों होगा, इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो इसका ए वाला हो जाएगा क्षेत्र, और इसे अगर आप तद्भव में कन्वर्ट करना चाहें तो इसी को हम लोग कहते हैं खेत। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है। इसके बाद 41 को देखिए। 41 में ये कहा गया है कि कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। अभी तक तद्भव तत्सम चल रहा था, अब पर्यायवाची आ गया है। देखिए इसमें दिया है वाजी, तुरंग, शार्दूल और है, इसमें से कौन सा होगा। तो इसमें से जो शार्दूल है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, ये सिंह का पर्यायवाची है, आप जानते हैं। 42 को देखिए, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। हेम, हाटक, हिरण्य और कलधौत, इसमें से कौन सा नहीं होगा बताइए। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, यानी हिरण्य। यहां आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट 43, यहां आप देख लीजिए पूछा गया है कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर होगा, शक्र होगा, मधवा होगा, सैंधा होगा, इसमें से कौन सा शब्द नहीं है ये आपको बताना है। तो 43 को आपने देखा, इसमें मधवा जो है वो इंद्र का ही है, बाकी जितने हैं सब इंद्र के हैं। सैंधा जो है ये इंद्र का नहीं है। नेक्स्ट 44, गंगा को यह नहीं कहते हैं, यानी गंगा का इनमें से एक पर्यायवाची नहीं है, और जो नहीं है वही खोजना है। ये विष्णुपदी है, सुरसरी है, सुरधुनी है और हेरंब है, इसमें से कौन सा नाम गंगा के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो हेरंब जो है ये गंगा के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये किसी और चीज का पर्यायवाची है। और किस चीज का है जरा बताइएगा। विष्णुपदी इन्हें कहा जाता है, भगवान विष्णु के नाखून से ये निकली थी, उसके बाद ब्रह्मा जी के कमंडल में समा गई, और ब्रह्मा जी के कमंडल में समाई तो भगीरथ इनकी प्रार्थना करते हैं कि निकलिए, तो निकलने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन इनका जो पावर है, वेग है, बहुत तेज होता है। तो शंकर जी अपनी जटा फैला के इंतजार करते हैं कि आओ और हम रोकें, तो वो अपनी जटा में रोक लेते हैं और सिर्फ एक धारा बाहर निकलने देते हैं। इस प्रकार से इनकी कहानी है। तो कुल मिलाकर इन्हें इतने नामों से जाना जाता है। इसके बाद आप देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी या यशोदा। तो द्रौपदी को कहा जाता है कृष्णा, इसलिए नहीं कहा जाता कि ये कृष्ण की सखी थी, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका रंग सांवला था, ये सांवले रंग की थी। सुंदर तो थी लेकिन सांवली थी। इसके बाद 46, और इसका मतलब ये भी है कि जो सांवले लोग होते हैं वो भी सुंदर हो सकते हैं। गोरापन जो है ये सुंदरता का प्रमाण नहीं है। महाश्वेता ये किसका पर्यायवाची है। सरस्वती जी का है निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं। 47 को देखिए, इसमें कहा गया है पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है। दारा होगा, विनायकी होगा, प्रभा होगा या सौदामिनी होगा, इसमें से कौन सा होगा बताइए। 47, तो इसमें से ए हो जाएगा दारा। दारा जो है ये पत्नी का पर्यायवाची होता है। इसके बाद कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। उरग होगा, सरिसृप होगा, पवनाश होगा या सिंधुर होगा। अहि किसको कहा जाता है, ये सर्प के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें से कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, सिंधुर नहीं कहा जाता इसे। 49 को देखिए, यहां पर कहा गया कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। पंकिल, नीरज, नीरद और निर्मल। तो पंकिल मतलब कीचड़ से भरा हुआ, पंख मतलब होता है कीचड़, यहां पर इसका जो पर्यायवाची है वो निर्मल हो जाएगा। इसके बाद 50वें नंबर के प्रश्न को आप देखिए, यहां कहा गया है कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, यानी आकाश का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको ढूंढना है। व्योम, गगन, नभ और रसाल। तो रसाल जो है ये आम को कहा जाता है, न कि आकाश को। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी होगा। इस प्रकार से हमने मॉक टेस्ट पेपर की इस सीरीज को, मतलब इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट किया है, और ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसमें इतना ही। और तब तक के लिए नमस्कार।